हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इन क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चन से हमें कंसेप्ट क्लियर करने की बात देखनी है फ्रेंड्स, कि एक क्वेश्चन से हम किस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, ये आंसर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस तरह की सारी बातें आपके दिमाग में जानी चाहिए अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हो तो। मतलब हर चीज़ को कोशिश करनी चाहिए समझने की, रटने की नहीं। अब कई स्टूडेंट ने चलो एक क्वेश्चन कई बार देख लिया होता है, ऐसा होता है कि आपको ये क्वेश्चन मिला तो एकदम से आंसर टेक करने की कोशिश करते हैं हम कि ये आंसर है इसका। तो लेकिन उसके पीछे सोचिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि कंसेप्ट वही आता है, एज इट इज क्वेश्चन आना कहीं भी मुश्किल होता है। तो प्लीज शांति से समझें चीज़ों को, रिलैक्स हो। और ये अपना पहला एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको सही से? एक मिनट में स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक ये स्क्रीन से आउट हो रहा हो, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आउट नहीं हो रहा हो कहीं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से। हाँ सर, अब दिख रहा है, वेरी गुड। अब देख लीजिए, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। ये बात पूछी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है, आपसे ये पूछा गया है। तो जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन की बात होती है, सामान्यीकरण की, आपको पता है हम सामान्यीकरण जो कर सकते हैं वो कौन सी में कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव में। तो यहाँ आपको पता, एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जनरलाइजेशन शब्द है वो किसके लिए यूज करते हैं, हम क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हैं, मात्रात्मक के लिए यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव के लिए, किसके लिए, मात्रात्मक के लिए। जहाँ पे मात्रात्मक हो, क्वालिटेटिव की बात है वो हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे का ये कारण है फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में गुणों की बात होती है, गुणात्मक शोध होती है, और उसमें पर्टिकुलर की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है ना। वो आईपीजी पे काम करता है, और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को हम जरूरी नहीं है कि इस बात को सामान्य करें या सब पे लागू करें, क्योंकि वो सबके लिए ठीक भी हो ना भी हो, ऐसा हो सकता है। जो इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता है, जबकि यहाँ पे डिडक्टिव की बात होती है, जहाँ पे जनरलाइजेशन पहले होता है। तो हमें ये बताना है इसमें जनरलाइजेशन वाली बात कहाँ कहाँ पे होगी। डीजीपी आपको याद होगा, शब्द हमने सुना है। तो आपको पूछा है कौन सी रिसर्च में जनरलाइजेशन की बात होगी, तो हम कहेंगे क्वांटिटेटिव में, यानी कि मात्रात्मक में। तो अगर इनमें हम देखें कि मात्रात्मक शोध कौन सी है, तो इसके बारे में आप बात करो। ये एक्शन रिसर्च होती है, ये आपको पता है अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, और ये क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक शोध है, ये मात्रात्मक शोध नहीं है। फिनोमेनोलॉजी और नैरेटिव रिसर्च क्या होती है, दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांतरक शोध होती है। इसमें किसी स्टोरी की कहानियों के माध्यम से किसी का डिस्क्राइब करना कहानियों के माध्यम से, या फिर दृश्य घटना पे आधारित जो शोध होती है वो, ये शोध भी क्वालिटेटिव होती है। क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, ये भी क्वांटिटेटिव नहीं होती। और केस स्टडी भी क्या होती है, ये स्पेसिफिक ही रहती है, तो ये भी क्वालिटेटिव होती है। और हमें बात करनी है क्वांटिटेटिव की, तो बच कौन सा गया, ये बच गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर जो शोध है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है, वो क्या है, जनरलाइजेशन की बात करता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में आपको एक बात पता ही है कि आफ्टर इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आ गया उसके बाद हम जब कोज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ये किस वजह से हुआ, अगर ऐसा हम बात करते हैं तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया। तो ये सब का सब किस में आएगा, ये आएगा क्वांटिटेटिव में। और एक्स पोस्ट फैक्टो को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल, बताना मुझे। मैं बता देता हूँ, इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, लेकिन आपको ये बताना है क्यों इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल मतलब आभासी शोध, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा आक्रामक और भड़काऊ बयान कक्षा संचार को अकादमिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई भी शिक्षक आक्रामक और भड़काऊ बयान दे और उससे वो एकेडमिक रूप से इफेक्टिव बात थोड़ी होगी? अरे ये तो नहीं हो सकती ना, एग्रेसिव और ये इफेक्टिव एक साथ चलता ही नहीं है एकेडमिक में, तो ये तो काट दिया जाएगा, इसको काट दो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स लेंड क्रेडेंस टू क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कह रहा है उपयुक्त शब्दों का चुनाव
कक्षा संचार प्रक्रियाओं को विश्वसनीयता प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके शब्द उपयुक्त हैं और आपके शब्द उपयुक्त होंगे तो उतनी ही ज्यादा क्रेडेंस या विश्वसनीयता आएगी, क्योंकि सारा खेल तो शब्दों का ही है। तो राइट आंसर इसमें जो क्या होगा, कथन एक तो गलत हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसमें देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, कौन सा है, ये ऑप्शन हो गया थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज नहीं इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट 1, ये फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। ये नहीं, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या है राइट ऑप्शन, फोर्थ, जिसमें स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 है वो सही है। ये वाला ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुन लो। हाँ सर, हम आपकी भी सुन रहे हैं, इसके भी सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉलेज टीचर कंडक्ट ए क्विज सेशन with a view to accelerate the tempo of motivational participation. This will form part of which type of evaluation? ये जो क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया है, शिक्षण अभिवृत्ति से क्वेश्चन आया है। और इसमें जो शिक्षण अभिवृत्ति में इवेल्युएशन, जो मूल्यांकन वाला चैप्टर है, वहां से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मूल्यांकन का, जिसमें हम संकलनात्मक यानी कि समेटिव या क्राइटेरिया, रेफरेंस, फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक, डायग्नोस्टिक, इस तरह के इप्सेटिव मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन, ये सारी बात करते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि कोई कॉलेज में, एक महाविद्यालय में एक शिक्षक है, अभिप्रेरक प्रतिभागी की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली स्तर को अपनाता है। यह मूल्यांकन किस प्रकार में लिया जाएगा? सामान्य तब जब कोई रेगुलर इंप्रूवमेंट की बात करता है, क्विज सेशन वगैरह चला के, तो वहां पे हमेशा याद रखना कौन सी होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, वहां पे निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। क्योंकि कोई भी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है जो लगातार, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस पूछता रहता हूं बीच बीच में, ये भी कैसा इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है। क्योंकि जो इंप्रूवमेंट की बात करें और कंटिन्यूस क्वेश्चंस या एक तरह से इनफॉर्मल में भी क्वेश्चन पूछे जाए, वो एक तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव में तो एंड ऑफ द यूनिट होता है, क्राइटेरिया में पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, और डायग्नोस्टिक में निदानात्मक, आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस को देख के जिस तरह से डॉक्टर डायग्नोज करता है उसी तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, in which type of qualitative research design individuals stories to describe the lives of people are explored? ये कह रहे हैं किस प्रकार के गुणात्मक शोध अभिकल्प में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है। लोगों को जीवन का वर्णन करने के उनकी स्टोरियों के माध्यम से, कहानी बता के अगर उनकी जीवन के बारे में वर्णन करें तो इस तरह की रिसर्च को क्या कहेंगे? अभी मैंने बात की थी, उसको कहेंगे हम नैरेटिव रिसर्च, ठीक है। कौन सी रिसर्च कहेंगे? नैरेटिव रिसर्च कहेंगे, वृत्तात्मक शोध कहेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इथिनोग्राफिक में कल्चर की बात होती है, ग्राउंड थ्योरी में हम क्या करते हैं, किसी भी थ्योरी के सैचुरेशन की बात करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है, जो सिंबल के थ्रू, प्रतीकों के समीप, जैसे ये कम्युनिकेशन में बहुत यूज होने वाला शब्द है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है नैरेटिव रिसर्च, वृत्तात्मक शोध की बात करता है। आगे बात करें, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिसर्चर कैन ड्रॉ ए डेफिनेटिव कंक्लूजन इवन इफ देयर इज ए लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट। कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही उसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो आप? डेफिनेटिव कंक्लूजन कब कैसे निकाल सकते हो अगर वहां पे लिटिल एविडेंस है? अगर आपके पास साक्ष्य ही कम है तो निश्चय निष्कर्ष कैसे निकलेगा? आप बताइए, आप ये दोनों बात एक साथ कैसे करोगे? निश्चयात्मक निष्कर्ष निकालेंगे लेकिन साक्ष्य हमारे पास कम है, एविडेंस कम है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, ऐसे तो तुक्का लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ए बिल्कुल गलत है। अगर ए की बात देखें तो ए इसमें बिल्कुल गलत है, ठीक है, ए बिल्कुल गलत है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए फॉल्स है। अब क्या है, ये एग्जाम में बस समय बता लीजिए, एक इसको टिक करके आ जाइए, लेकिन क्या करेंगे, पहले आर को पढ़ेंगे, ये सही कैसे है, पहले इसको यही समझूंगा मैं, तो पेपर में समझूंगा, ऐसे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसको करिए और आगे चलिए। लेकिन हम तो समझ लेते हैं, हम क्या है,
Statistical test of significance help to research drawing logically correct inference from the data. महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को पदों के से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। जो हम स्टैट लगाते हैं ना, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं कि ये वेरिएबल कम हो रहा है तो ये ज़्यादा, ये इनसे कैसे रिलेट करता है। तो स्टैट इसीलिए हम लॉजिकली करेक्ट करने के लिए बात की ये चीज़ कैसे रिलेट करेगी, तो स्टैट इसीलिए लगाया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो ए गलत है, आर सच है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम आगे बात करेंगे तो ये बात करेंगे, वो कौन सी? चित्त को शांत रखने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमेशा चित्त को शांत रखें। अगर आपका मन रिलैक्स है, चित्त शांत है, देखो सक्सेस होने के लिए एक तो ऑनेस्टी ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी से काम करिए, रेगुलर वे में काम करिए, लगातार वे में। ठीक है, रेगुलर लगातार काम करिए, मतलब डेली बेसिस पे काम करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो, कई बार क्या होता है, एक बार तो हमने 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन पढ़े नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑनेस्टली वर्क कीजिए, ठीक है ना, रेगुलर वर्क कीजिए, ठीक है, और हमेशा चित्त को शांत रखिए। ये वाला सबसे पहला तो ये जरूरी है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज़ आप हमेशा खुश रहे और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।